दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आज 19 जनवरी है और आज 19 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन युग शुरू हो रहा है। हालांकि नितिन नवीन युग कहना दरअसल नितिन नवीन के साथ ही अन्याय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को लेकर, संगठन को लेकर उस तरह से चलती है जिस तरह से कि सत्ता में रहने के दौर में संगठन को होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी ये कहा जाता था, एक चर्चित जुमला चलता था कि सरकार बड़ा या संगठन, सरकार का ओहदा ऊपर है या संगठन का ओहदा ऊपर है। और तब बकौल अटल बिहारी वाजपेयी प्रमोद महाजन को सुमित्रा महाजन नहीं बता सकती। कहने का मतलब कि प्रमोद महाजन सीनियर थे, प्रमोद महाजन सरकार का हिस्सा थे, सुमित्रा महाजन सांसद थी। यह सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर एक जुमले के तौर पर चलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र की सत्ता में है तब तक संगठन की भूमिका सत्ता के सामने बौनी ही रहती है। लेकिन इतनी बौनी नहीं कि पूरे सिस्टम को एक ऐसे दौर में जब नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पूरी कर चुके हो और भाजपा के अंदर मोदी के बाद का पोस्टर बॉय कौन, इसको लेकर बहस चल रही हो, तो उस दौर में एक जनरेशनल शिफ्ट जो आया है, एक पीढ़ीगत परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी में होने करने की कोशिश हुई है, उसके पीछे का मकसद क्या है यह समझना जरूरी हो जाता है। इतना तो तय है कि 45 साल के नितिन नवीन, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था तब जब भारतीय जनता पार्टी 4 अप्रैल 1980 को फिरोज शाह कोटला में गठित हुई थी, 6 अप्रैल 1980 को, लेकिन अब वही नितिन नवीन 45 साल की उम्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे का असली खेल क्या है, इसमें असली भूमिका किसकी है, और इसके बाद मोदी के बाद कौन के लिए किस मुख्यमंत्री के साथ 3 प्रचारक जोड़े गए हैं संघ की तरफ से, ये पूरे खेल को एक्सपोज करने के लिए, पूरे मामले को समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि नितिन नवीन तो सिर्फ एक अध्याय भर है और नितिन नवीन के साथ अब आगे कौन सी राजनीति होनी है, जरा इस पर नजर डालते हैं। लेकिन इस पर नजर डालने के लिए आखिर नितिन नवीन का जो आज नामांकन आपने देखा तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, या नितिन गडकरी हो, या दूसरे बड़े नेता हो, सबकी मौजूदगी में जो नितिन नवीन का नामांकन हुआ, वो सिर्फ नितिन नवीन का नामांकन नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक पूरी बुनियाद है, एक पूरी बिसात बिछाई गई है। पहली बात तो ये कि नितिन नवीन को लाने की पटकथा कैसे तैयार हुई, तो उसके पीछे का असली लब्बो लुआब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच एक बुनियादी अंतर है। आमतौर पर हम पत्रकार और दूसरे लोग भी मोदी शाह की जोड़ी तो कह देते हैं, लेकिन ये जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि अमित शाह संघ को इग्नोर करके नहीं चलते, नरेंद्र मोदी संघ को इग्नोर करते हैं, आरएसएस को इग्नोर करते हैं, आरएसएस की विचारधारा का पूरी तरह से पालन करते हैं, लेकिन संघ के लोगों को उसी तरह अहमियत नहीं देते जैसे अटल बिहारी वाजपेयी संघ के लोगों को अहमियत नहीं देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की एक स्टेट्समैन वाली छवि थी जो नरेंद्र मोदी की नहीं है। नरेंद्र मोदी के अंदर कहीं ना कहीं वो जो धार्मिक सांप्रदायिक संकीर्णता होती है, हिंदुत्व वाली लाइन, उसको लेकर चलने वाले हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर वो पार्लियामेंट में बिताए गए 40-50 साल उनके राजनीतिक जीवन को काफी हद तक प्रभावित करने वाले रहे, वो रहा है। तो कहने का मतलब यह कि नरेंद्र मोदी संघ के लोगों का बहुत लोड नहीं लेते, अमित शाह संघ के लोगों को पूरी तवज्जो देते हैं। नरेंद्र मोदी के दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक कोशिश हुई इस संघ के प्रभाव से मुक्त भारतीय जनता पार्टी, लेकिन संघ के प्रभाव से मुक्त भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के दरमियान पूरी तरह बिखर गई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की, एकनाथ शिंदे की बैसाखियों पर मोदी को सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ा, और जब सरकार बैसाखियों पर बनने की नौबत आ गई, उसके बाद मोदी ने भी ढर्रा बदला, मोदी ने भी संघ के साथ संबंधों को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की, और जब कवायद शुरू की उसी दरमियान जेपी नड्डा का कार्यकाल भी पूरा हो गया। तकरीबन 1 साल लगे जब जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद नए अध्यक्ष की खोज शुरू हुई। उस वक्त संघ ने अपनी तरफ से शर्त रखी कि जो नया अध्यक्ष होगा वो नया व्यक्ति होगा, यानी पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजरने वाली भाजपा को अगले 25-30 साल तक
एक चेहरे के तौर पर, एक नेता के तौर पर एक पहचान बनाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति होगा। अब नितिन नवीन उसमें कितने कामयाब हो पाएंगे ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन 45 साल के नितिन नवीन के सामने 30 साल का सक्रिय राजनीतिक करियर तो जरूर है। और 30 साल का सक्रिय राजनीतिक करियर है, तब सवाल उठता है कि नितिन नवीन का सिलेक्शन क्यों हुआ, आखिर नितिन नवीन ही क्यों चुने गए? 45 साल तक के तो और दूसरे लोग भी थे। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के इस देश में तकरीबन 16,000 मंडल अध्यक्ष हैं और 16,000 मंडल अध्यक्षों में ज्यादातर की उम्र 45, 46, 50 साल के आसपास की है। उन 16,000 मंडल अध्यक्षों के सहारे भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और बूथ मैनेजमेंट के काम को अंजाम देती है। संघ का उसमें पूरा सहयोग होता है और संघ के सहयोग की खातिर बताया जाता है कि तकरीबन 1 दर्जन के आसपास 10 या 12 नाम छांटे गए थे कि आखिर इनमें से किसको कमान सौंपी जाए, और उन 10 या 12 नामों पर पिछले 8-10 महीनों तक नजर रखी गई कि आखिर इसमें किसको कमान सौंपी जा सकती है। और जिन पर नजर रखी गई उनमें नितिन नवीन का नाम सबसे ऊपर भी आया, और नितिन नवीन का नाम जब ऊपर आया तो कहीं ना कहीं उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत, मोटे तौर पर कहे संघ, इन तीनों में से किसी ने नितिन नवीन के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं जताया, किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं कराई। पटना के विधायक हैं, उनके पिता भी विधायक थे। मोहन भागवत के लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि चूंकि बिहार में बतौर प्रचारक मोहन भागवत काम कर चुके हैं और जिस दौर में वो काम करते थे उस दौर में नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेहद करीब थे, पारिवारिक तौर पर काफी गहरे संबंध थे। तो नितिन नवीन को बचपन से जानते थे। हालांकि कहने वाले कह सकते हैं कि नितिन नवीन के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी समीकरणों की राजनीति में फिर पिछड़ जाएगी, क्योंकि नितिन नवीन एक ऐसे समुदाय से, कास्ट समुदाय से आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से जुड़ा भी हुआ है और जनसंख्या भी काफी कम है, वोटिंग कैपेसिटी भी काफी कम है, लिहाजा नितिन नवीन उस पैरामीटर पर फिट नहीं बैठते। लेकिन नितिन नवीन का सिलेक्शन हुआ तो नितिन नवीन के सिलेक्शन के साथ जो और सारे नाम 10 या 12 नाम जो सिलेक्ट किए गए थे उनमें से तकरीबन आधा दर्जन नाम आपको नितिन नवीन की नई टीम में भी दिखाई देंगे। तो नितिन नवीन के सिलेक्शन में जो ये कहा जाता है कि सिर्फ मोदी की भूमिका थी या मोदी शाह की जोड़ी की भूमिका थी या बीजेपी के अंदर की गुजरात लॉबी की ही भूमिका थी, ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस ने, जो लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर बीजेपी को झटका लग चुका था, उस झटके के बाद नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौतियां थी वहां संघ ने अपनी लाइन को आगे बढ़ाया, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ाया कि टकराव की हद तक जाए। टकराव संघ के एजेंडे में बीजेपी के साथ कभी होता भी नहीं है, खासकर जब बीजेपी सत्ता में हो। हाँ, बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तब जरूर संघ बदलाव करता है और तब जरूर संघ के लोग ये हिम्मत करते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी से भी जिन्ना की मजार पर जाने के बाद इस्तीफा मांग लिया जाए, नितिन गडकरी को सीधे दिल्ली भेज दिया जाए। आज वो दौर नहीं है, आज बीजेपी के पास सत्ता है। तो संघ समन्वय की हद तक गया कि समन्वय के साथ आगे चला जाए। नितिन नवीन आए और नितिन नवीन के साथ जो टास्क है कि 75 पार के नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब चूंकि नितिन नवीन को बनाने में संगठन की भूमिका थी, संघ और भाजपा के समन्वय की भूमिका थी, तो स्वाभाविक तौर पर इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान जो एक सबसे बड़े की प्लेयर का जिक्र होता है, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी का जिक्र होता है, वो बीएल संतोष है, भाजपा के संगठन मंत्री, संघ की तरफ से भेजे गए। बीएल संतोष ने एक नजर रखी कि आखिर कौन व्यक्ति लाया जा सकता है, वो व्यक्ति नितिन नवीन बने। लेकिन नितिन नवीन के साथ अब जो अगली बीजेपी की जिम्मेदारी है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर वेंकैया नायडू, जनक कृष्ण मूर्ति, कई सारे अध्यक्षों को ट्राई किया गया, लेकिन अटल आडवाणी के बाद अगली पीढ़ी जो तैयार हो रही थी उसमें उस तरह से कामयाबी नहीं मिली। अब बीजेपी की कोशिश है कि मोदी के बाद बीजेपी अपना चेहरा तैयार करे। यहां यह कहने का कतई यह मतलब नहीं है कि मोदी को भारतीय जनता पार्टी हटा देगी। अगर मोदी को इंडिया अलायंस सत्ता से हटा दे, अगर नीतीश नायडू समर्थन वापस ले ले और केंद्र में मोदी सरकार गिरा दे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर नरेंद्र मोदी को निपटा देगा, राजनीतिक तौर पर उन्हें आडवाणी की तरह निपटा देगा, किनारे कर देगा, ये बात भी बिल्कुल तय है।
लेकिन सत्ता में रहते हुए नरेंद्र मोदी के साथ सीधे टकराव की भूमिका संघ की नहीं है। नितिन नवीन की यह भूमिका भी नहीं है कि वो रोज मीडिया में आपको दिखाई दे, जेपी नड्डा की तरह बयान देते दिखाई दे कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो संघ को चुनाव, भाजपा को चुनाव के लिए संघ की जरूरत नहीं है, या पटना में जाकर नीतीश कुमार को नाराज करने वाला बयान कि क्षेत्रीय दल मुक्त भारत। इस तरह के बयान देते हुए आप नितिन नवीन को नहीं सुनेंगे, आगे भी नहीं सुनेंगे। लेकिन संघ का जो अगला टास्क है, बीजेपी का जो अगला टास्क है, वहां मोदी शाह से ज्यादा नितिन नवीन संघ की तरफ झुकेंगे, ये बात करीब करीब तय है। और यही वो बात मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भविष्य की कार्य योजना के लिए 3 प्रचारक सौंपे गए हैं। जी हां, संघ ने अपने 3 प्रचारक को लीडरशिप ग्रूमिंग के लिए, भविष्य के उत्तराधिकार के लिए, भविष्य में राष्ट्रीय स्तर का पोस्टर बॉय बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी की जगह आगे कौन हो, उस फ्यूचर लीडरशिप को तैयार करने के लिए अपने एक मुख्यमंत्री के साथ, बीजेपी के एक मुख्यमंत्री के साथ 3 प्रचारक जोड़े। अब चूंकि बीजेपी और संघ की कार्यशैली आप जानते हैं कि कैसी है। अगर इसे क्रिकेट के उदाहरण से समझाएं तो दुनिया में 2 तरह की क्रिकेट टीमें आपने देखी है। एक टीम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की होती है, जहां स्कूल लेवल से एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, एक क्रिकेट कोचिंग का प्रोसेस है, जहां ग्रूमिंग प्रोसेस नीचे से शुरू होता है, तब जाके एक राष्ट्रीय टीम के 11, 12 या 14 खिलाड़ी चुने जाते हैं। वहां व्यक्ति से ज्यादा टीम एफर्ट मायने रखता है। लेकिन इसके उलट एक दूसरी टीम भी होती है, जैसे भारत, पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज की टीम, जहां व्यक्तिगत प्रयास से, इंडिविजुअल टैलेंट से, प्रतिभा के दम पर कुछ खिलाड़ी आते हैं, वो एक यूनिट बनाते हैं और व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर टीम जीतती है। उसमें कोई गावस्कर बनता है, तो कोई इमरान खान बनता है, तो कोई इंजमामुल हक बनता है, तो कोई बिव रिचर्ड या मैल्कम मार्शल बनता है। वहां कोई उस तरह का स्ट्रक्चर्ड सिस्टम नहीं है। तो इस तरह की नहीं, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जिस तरह से ग्रूमिंग प्रोसेस होता है, उस तरह के ग्रूमिंग प्रोसेस की तरफ आरएसएस बीजेपी को लेकर जाने की कोशिश करती है। उसी ग्रूमिंग प्रोसेस के तहत मोदी की जगह कौन, मोदी, अब चूंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को ना तो खुद को नॉन बायोलॉजिकल मानने वाले नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं और न ही इस धरती पर मौजूद कोई व्यक्ति रोक सकता है। 75 पार के नरेंद्र मोदी हो चुके हैं, यह सत्य है, और नरेंद्र मोदी के सामने अब बहुत लंबा राजनीतिक करियर नहीं है। चुनाव जीते हारे अपनी जगह, लेकिन नया चेहरा बीजेपी का कौन होगा, उस रेस में मोटे तौर पर आप 3 नाम देखते हैं। एक नाम देवेंद्र फडणवीस का, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को संघ की जरूरत ज्यादा है, संघ और भारतीय जनता पार्टी को देवेंद्र फडणवीस की जरूरत कम है। दूसरा, गुजरात लॉबी भारतीय जनता पार्टी में इतनी ताकतवर है कि वो किसी महाराष्ट्र के नेता को ऊपर आने देगी, इसकी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। चाहे जितनी चुनावी सफलता देवेंद्र फडणवीस हासिल कर ले, वो शिवराज सिंह चौहान से आगे नहीं निकल सकते, कम से कम मौजूदा सेटअप में तो नहीं निकल सकते। दूसरा नाम आता है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह बीजेपी के मिशन मैन है। अमित शाह से कोई राजनीतिक तौर पर सहमत हो असहमत हो, उनके काम करने के तरीके को लोकतांत्रिक माने अलोकतांत्रिक माने, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी के बाद कौन की जो रेस है, उस रेस में बने हुए हैं। और नरेंद्र मोदी की तरह संघ के लोगों से दूरी नहीं बनाते, संघ के लोगों से नजदीकियां रखते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक टास्क मास्टर की तरह काम कराते। लेकिन सिर्फ इतना भर होने से कोई अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी की जगह नहीं आ जाता। और जब अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी की जगह कोई लेने की स्थिति में नहीं हो, तो अमित शाह इस एजेंडे में, और मोदी के बाद कौन की रेस में अमित शाह की जगह है, वो करीब करीब तय मानिए कि नहीं है। अब तीसरे नाम पर चलते हैं। तीसरा नाम योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ के बारे में कई लोग कहते हैं कि मोदी के बाद योगी। योगी के साथ 2-3 चीजें हैं। योगी के साथ पहली चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ की जो स्टाइल है वो काफी हद तक नरेंद्र मोदी वाली है। लेकिन नरेंद्र मोदी 2013-14 के दौर में बीजेपी के पोस्टर बॉय बन गए या बना दिए गए। उसके बाद उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी, उस वक्त मालेगांव वाला केस चल रहा था, उस वक्त संघ को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निशाने पर ले रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, और संघ के सामने जो विकल्प था वो यही था कि अगर एक बार और यूपीए सरकार आ गई तो संघ को ही खत्म न कर दे।
तो उस वक्त की परिस्थितियों में जो दिख रहा था, जिसके पीछे कॉर्पोरेट सपोर्ट था, प्रमोद महाजन के देहांत के बाद से पार्टी के लिए फंडिंग भी एक बड़ा मुद्दा थी। और उस वक्त जो कॉर्पोरेट सपोर्ट से लेकर जो एक मास बेस तैयार हो रहा था, उसमें जिसका ग्लैमर, जिसकी ब्रांडिंग ज्यादा मजबूत थी, संघ ने आनंद फानन में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस वक्त अस्तित्व का सवाल था। उस वक्त वो अपनी पसंद नापसंद बता पाने की स्थिति में नहीं था। आज की स्थिति दूसरी है। आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। उसमें कई सारे कारण हैं जो आदित्यनाथ के रास्ते पर ब्रेक लगाते हैं। पहला ये कि आदित्यनाथ उसी तरह से, योगी आदित्यनाथ उसी तरह से संघ के नेताओं के साथ और संघ के साथ रिश्ते रखते हैं जैसे नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के मामले में रिश्ते रखने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी को 10-11 साल की सत्ता में कभी समझ में नहीं आया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच दोस्ती होती है, न कि नेताओं की व्यक्तिगत दोस्ती। माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब जुमले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम नहीं आते। वो दोस्ती काम नहीं आती, वो नमस्ते ट्रंप काम नहीं आता। वहां देश की ताकत, देश की हैसियत, देश की औकात ही काम आती है। देश की भूमिका और देश का स्टैंड ही काम आता है। यही स्थिति भाजपा और संघ के संबंधों में। योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर तो दत्तात्रेय होस बोले से काफी नजदीकी से जुड़े हुए हैं, उनकी इज्जत भी कर, दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन संघ के अंदर उनको लेकर बहुत स्वीकार्यता नहीं है। दूसरा, उन्हें कॉर्पोरेट का कोई बहुत बड़ा समर्थन नहीं है। और तीसरा, पोस्ट मंडल राजनीति में एक बहुत बड़ा यथार्थ है, संघ ने इस चीज को समझ लिया है कि वीपी सिंह के मंडल कमीशन के बाद से अपर कास्ट का कोई लीडर, उत्तर भारत की राजनीति में जनरल कैटेगरी का कोई नेता बिना अल्पसंख्यक समर्थन के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े कद का नेता भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले 182 लोकसभा सीटों से ऊपर बीजेपी को नहीं ले जा पाए। नरेंद्र मोदी, जिनका कद अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कुछ भी नहीं था, वो ले जाने में कामयाब हो गए। तब सवाल उठता है कि आखिर किस नेता के पीछे संघ ताकत लगा रहा है, और जिसके पीछे ताकत लगा रहा है उन्हें ही 3 प्रचारक दिए जाने की बात सामने आई है कि 3 प्रचारक उनके साथ जोड़ दिए गए हैं और वो 3 प्रचारक उनके साथ जुड़े रहते हैं, लगातार उनकी टीम को एक तरह से ग्रूमिंग प्रोसेस में उनके साथ लगे हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से उन्हें अवगत करा रहे हैं। तो मजेदार बात यह है कि जिन मुख्यमंत्री के साथ ये जोड़े गए हैं वो मूल रूप से संघ की विचारधारा से, संघ की नर्सरी से निकले हुए नहीं, लेकिन फिर भी संघ की लाइन पर भाजपा के नेताओं से ज्यादा कड़ा बोलते हैं। उनका नाम है हेमंता बिस्व शर्मा। हेमंता बिस्व शर्मा के पीछे संघ अपनी ताकत लगा रहा है। और हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में जानकारी मिली है, विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि संघ ने 3 प्रचारक उन्हें दिए हैं, 3 समर्पित प्रचारक जो सीधे सीधे संघ की टॉप लीडरशिप के साथ जुड़े रहते हैं। क्या संघ का एजेंडा है, किस तरह का भारत आरएसएस बनाना चाहता है, और उस लाइन पर हेमंता बिस्व शर्मा की पॉलिटिकल ग्रूमिंग असम के दायरे से निकालकर पूरे देश तक कैसे ले जानी है, इस एजेंडे पर काम शुरू किया गया है। और हेमंता बिस्व शर्मा जो कांग्रेस से आए हैं, ईडी का नोटिस मिला था जब कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा ही बन गए। उनकी ग्रूमिंग के पीछे जो ताकत लगाई जा रही है, उस ताकत के पीछे कई सारे कारण हैं। कारण दरअसल यह है कि एक तो हिंदुत्व वाली लाइन पर आजकल ज्यादा बोलते हैं। असम जैसे राज्य में जहां डेमोग्राफी भारतीय जनता पार्टी के बहुत अनुकूल नहीं है, वहां हेमंता बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी को पहली बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन प्रयास उनका बड़ा था। दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बन गए और तीसरी बार बीजेपी को लाने के लिए कड़े चुनावी मुकाबले में मजबूत लड़ाई लड़ भी रहे। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा के पीछे जो 3 प्रचारक लगाए गए हैं, उन 3 प्रचारकों में ऐसा नहीं है कि हेमंता बिस्व शर्मा को ही नेता बना दिया जाएगा। अगर जो 3 प्रचारक लगाए गए हैं उन्होंने कहीं कोई ऐसी फीडबैक दी कि राष्ट्रीय स्कीम में, नेशनल स्कीम जो संघ की है, उसमें हेमंता फिट नहीं बैठते, तो वहां से फिर नए लीडर की ग्रूमिंग की तरफ संघ ध्यान देना शुरू कर देगा, भारतीय जनता पार्टी को इंडिकेट करना शुरू कर देगा। मोटे तौर पर कहें तो नितिन नवीन को वो इशारा मिल जाएगा कि आगे करना क्या है, आगे अब ताकत किसके पीछे झोंकनी है। जैसे अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह का दौर जब गुजर रहा था, जब ये सब 70 पार 80 पार जा रहे थे, उस वक्त संघ जिन नेताओं पर ताकत झोंक रहा था
उनमें नरेंद्र मोदी बहुत पीछे थे। उनमें राजनाथ सिंह, प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, ये सब नेता थे। लेकिन नरेंद्र मोदी इन सब को पीछे छोड़ते हुए 2009 की करारी हार के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह का कद घटा, प्रमोद महाजन का देहांत उसके पहले ही हो चुका था, सुषमा स्वराज के ऊपर जो उनका समाजवादी रवैया था, चूंकि उनके रूट समाजवादी थे, वो पहले जनता दल जनता पार्टी में हुआ करती थी, तो उस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। और जो तवज्जो जिन्हें दी गई वो नरेंद्र मोदी थे। कुछ परिस्थितियों का फर्क था, कुछ हालात ने बना दिए, और कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ताकत थी गुजरात लॉबी की कि चुनाव लड़ने के लिए संसाधन कहां से आएंगे, उसमें नरेंद्र मोदी फायदा उठाकर ले गए। लेकिन आज कंपटीशन तगड़ा है, नरेंद्र मोदी के सामने कंपटीशन तगड़ा नहीं था। नरेंद्र मोदी जिस वक्त 2013 में बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट घोषित किए गए, उस वक्त जो गुजरात से बड़े राज्य थे या देश के जो बड़े राज्य जहां भाजपा का प्रेजेंस है, मसलन बिहार, वहां सुशील मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे, मसलन उत्तर प्रदेश, वहां राजनाथ सिंह कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मसलन महाराष्ट्र जहां पर कोई गोपीनाथ मुंडे मुख्यमंत्री नहीं थे। मोटे तौर पर कहें तो मझोले आकार के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी थी। रमन सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी, मनोहर पर्रिकर, मझोले और छोटे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी, और उस सत्ता के बीच नरेंद्र मोदी के सामने कंपटीशन कम था, और गुजरात से आने वाली एक बड़ी कॉरपोरेट लॉबी का समर्थन मिला, जिस वजह से मोदी बन गए। आज सबकी ताकत और सबकी वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के आधार पर बीजेपी के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है, उस कंपटीशन के भीतर से संघ ये एनालाइज करने की स्थिति में है कि आखिर आगे उसे करना क्या है। और उसी एजेंडे के लिए नितिन नवीन मोदी शाह की जोड़ी से ज्यादा संघ की सुनेंगे। अभी तो कयास ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या नितिन नवीन भी जेपी नड्डा साबित होते हैं, यानी मोदी शाह की कठपुतली तो साबित नहीं हो जाएंगे, या नितिन नवीन एक ताकतवर अध्यक्ष की तरह सामने आते हैं। आखिर उन्हें जो टीम मिल रही है वो टीम कैसी है? क्या उन्हें भी 45-50 साल के लोगों की ही टीम मिलेगी, 40 साल के लोगों की ही टीम मिलेगी, या सीधे उन्हें मंडल अध्यक्षों वाले जो ज्यादातर 40-45-50 साल के लोग हैं, उन्हीं के ऊपर एक टास्क जैसा सौंपा गया है कि उससे आगे आपको नहीं देखना है, आगे देखने का काम बीजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो प्रभावशाली लोग हैं उनका है, ये देखा जाना है। फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि हेमंता बिस्व शर्मा संघ के एजेंडे में बाकी नेताओं से आगे चल रहे हैं, और जब हेमंता बिस्व शर्मा आगे चल रहे हैं तो हेमंता बिस्व शर्मा को, उनके इतिहास को जब मैं देखता हूं तो एक चीज मुझे याद आती है। हेमंता बिस्व शर्मा वरुण गांधी वाली लाइन पर चलते दिखाई देते हैं। मूल रूप से भाजपाई नहीं है, लेकिन भाजपा में आने के बाद खुद को कैसे सबसे बड़ा भाजपाई साबित करना है उस कोशिश में लग जाते हैं, और तभी उनके बयान कई बार उस श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में के बयानों को हम आपत्तिजनक मानते हैं। वरुण गांधी ने भी एक बार ऐसा ही किया था जब वो भाजपा में आए थे, और इसकी वजह से उन्हें केस मुकदमों का सामना भी करना पड़ा था। वो भी मूल रूप से आरएसएस भाजपा के नहीं थे। और इस तरह जो कोशिशें होती है कि मूल संगठन से जुड़े लोग या मूल प्रकृति के लोगों से ज्यादा, उनसे ज्यादा खुद को ज्यादा लॉयल साबित करने की कोशिश करना। एक छोटा उदाहरण मैं आपको और देता हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का है। पाकिस्तान की एक इस्लामिक देश है, ज्यादातर खिलाड़ी इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दे तो इस्लाम धर्म को मानने वाले रहे हैं, इमरान खान से लेकर बाद के दौर तक, उसके पहले के दौर तक। लेकिन उसमें एक ईसाई क्रिकेटर भी आए, एक आध हिंदू भी खेले, लेकिन एक ईसाई क्रिकेटर आए थे, यूसुफ योहाना। पहले उनका नाम यूसुफ योहाना था और वो क्रिश्चियन थे। धर्म परिवर्तन कर उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, और जब उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो मूल रूप से जो पाकिस्तान की टीम में जो असली मुस्लिम खिलाड़ी थे, उनसे भी ज्यादा मुसलमान साबित करने की कोशिश में लग गए थे। और कैसे लग गए? यूसुफ योहाना से मोहम्मद यूसुफ हो गए, तो उनकी दाढ़ी उस वक्त जितनी बड़ी थी, हालांकि मैं किसी की धार्मिक पहचान पर सवाल खड़े नहीं करता, नहीं मुझे करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि यूसुफ योहाना ने, इमाम भी दाढ़ी रखते थे, शाहिद अफरीदी भी दाढ़ी रखते थे, लेकिन सबसे बड़ी दाढ़ी
खिलाड़ी से ज्यादा किसी धर्म गुरु की तरह वो दिखाई देने लगे, बड़ी दाढ़ी रख ली। तो क्या हेमंता बिश्व शर्मा जो बयान देते हैं वो उसी तरह से है कि संघ के लोगों को, संघ भाजपा की पृष्ठभूमि से आए लोगों को पीछे छोड़ देना है और असली हिंदुत्ववादी खुद को साबित करना है। अब देखते जाइए इसका फलाफल क्या निकलता है। लेकिन आज की हकीकत यही है कि संघ और भाजपा ने मोदी शाह के आगे देखना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखिए ये इस कीमत पर नहीं कि मोदी को हटाकर, मोदी चुनाव हार जाए, मोदी लोकसभा के भीतर सरकार गंवा बैठे, वो अलग बात है। लेकिन मोदी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि मोदी के विकल्प के तौर पर तैयार करने के लिए संघ और भाजपा ने अपनी तरफ से कोशिशें की है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। नितिन नवीन सिर्फ एक अध्यक्ष भर नहीं है, नितिन नवीन इतने ताकतवर भी नहीं है कि वो असर्ट कर सके, लेकिन नितिन नवीन एक मोहरा जरूर है जिस मोहरे के सहारे गुजरात लॉबी अपनी चलाना चाहेगी और अब नागपुर इसमें अपनी चलाना चाहेगा। देखते हैं समन्वय के साथ, दोनों के बीच समन्वय बनाकर, नागपुर और गुजरात लॉबी के बीच समन्वय बनाकर नितिन नवीन चल पाते हैं या अंततः किसी एक पाले में जेपी नड्डा की तरह झुकते हुए दिखाई देते हैं। यही तो देखना है। अगले 3-4-6 महीनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। याद रखिए नितिन नवीन पटना से आते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। घात प्रतिघात का दौर अजात शत्रु और बिंबिसार के समय से पटना की, पाटलिपुत्र की सियासत में, मगध की सियासत में देखने को मिलता रहा है। तो उस जगह से आने के बाद इस तरह की सियासत के क्या नितिन नवीन मजे खिलाड़ी निकलते हैं या अंततः किसी एक पाले में झुक जाएंगे? इंतजार करते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।